हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमें क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसका हमारा जो लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसकी हमने 4 वीडियोस पहले डाल दिए हैं और यहाँ तक हमने इसका कर लिया। सार्वभौम मताधिकार के आधार पर हमने सब कुछ कर लिया है कि राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की पहचान, ये सारे पॉइंट हमारे हो चुके हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि हमारे संविधान की कुछ आधारों पर आलोचना भी की गई है। क्यों की गई है आलोचना, ये हमें इसमें देखना है। भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं की गई, एक आलोचना नहीं की गई है। सबसे मोटे रूप से तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो आलोचना है उसमें ये कहा गया है कि ये जो संविधान है किसी दूसरे देश से लिया गया है। यानी हमारे यहाँ जो संविधान निर्माता थे उन्होंने स्वयं की बुद्धि न लगाकर किसी विदेशी संविधान को उठा करके यहाँ रख दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ हम देखेंगे संक्षेप में 3 मुद्दे देखते हैं, 3 पर चर्चा की जाएगी। पहला क्या कह रहा है, यह संविधान अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त क्यों कहा गया कि भैया इसमें इतने सारे संशोधन हो गए, तो क्यों हुए इतने सारे संशोधन, तो इस पॉइंट पे हम खास तौर से रीड करेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट हमारा है, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं की जा सकी। अब हम ये भी जानते हैं कि सबको तो हम राजी कर ही नहीं सकते, उसके लिए कुछ ऐसे व्यू रख दिए जाते हैं, पॉइंट रख दिए जाते हैं कि समय समय पर उन पर संशोधन किया जा सके। लेकिन हमारे संविधान की कमी बताई जाती है कि इसके में सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी। तीसरा इसमें पॉइंट बताया गया है, यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जो उस समय आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था भाई सबको पता है ना, 1947 में हम आजाद हुए थे। किससे आजाद हुए थे? अंग्रेजों से। तो उस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम अपने तरीके से सारा हैंडल कर सके, इसलिए हमने अंग्रेजों की भी बातें हमने हमारे संविधान में सम्मिलित की थी, दूसरे देशों की भी बातें हमने सम्मिलित की थी। तो इन 3 पॉइंटों पे हमारे यहाँ विचार किया जाएगा कि इन आधार पर हमारे संविधान की क्यों आलोचना की जाती है। देखो, भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला ढाला बताया जाता है। इसके पीछे यह धारणा काम करती है किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद हो, यानी कि उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सके। जैसे हम जानते हैं कि हमारे संविधान को कैसा बताया गया है, लचीला भी बताया गया है, कठोर भी बताया गया है। तो लचीले का मतलब क्या हुआ? ढीला ढाला। इसमें जब चाहे संशोधन कर लो, तभी हम कहते हैं कि हमारे इतने सारे संविधान संशोधन 104, 105 ऐसे संशोधन हो चुके हैं। तो ये क्यों कहा जाता है हमारा ढीला ढाला संविधान है? इसलिए ये बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे के लिए सच भी नहीं है, जहाँ संविधान एक कसे दस्तावेज के रूप में है। यानी कि वहां जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो कठिन है और वो आसानी से संशोधन उसमें नहीं किया जा सकता। सच है कि किसी देश का संविधान ऐसा दस्तावेज होता है, इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेज भी शामिल किए जाते हैं। इस तरह इस बात की पूरी संभावना रहती है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य तथा कायदे उस कसे हुए दस्तावेज के बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। कहने का मतलब संविधान एक ऐसा कसा हुआ होना चाहिए, यानी ऐसा कठोर होना चाहिए ताकि इसके साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। जहां तक भारत का सवाल है, संविधान की हैसियत से ऐसे बहुत से वक्तव्य, ब्यौरे और कायदे हैं दस्तावेज के अंदर समेट लिए। मिसाल के तौर पर जैसे हम देखते हैं बहुत से देशों के संवैधानिक दस्तावेज चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हमारे संविधान में है ना ऐसा। भारत के संविधान में ये दोनों ही प्रावधान मौजूद हैं। हमारे यहाँ चुनाव आयोग का भी संवैधानिक विवरण है और लोक सेवा आयोग का भी संवैधानिक विवरण है। इसमें संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, हमें सबको ध्यान है क्या? संविधान निर्मात्री सभा, जिसका हम कहते हैं कि निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, सबको पता है। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था, हम सबको पता है। कहने को तो हम कहते हैं हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता, यानी कि कहने का मतलब संविधान जो लिखा गया हम भारत के लोगों के आधार पर लिखा गया। लेकिन हम जानते हैं उस समय सार्वभौम मताधिकार यानी सबको मताधिकार नहीं प्रदान किया गया था। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अगड़े तबके, यानी कि समाज का जो आगे का तबका है, यानी कि अमीर तबका जिसको हम कह सकते हैं, एजुकेटेड तबका जिसको हम कह सकते हैं, उसके थे। क्या इसे लगता है कि देश के सभी लोग इसकी नुमाइंदगी करेंगे? हमारे संविधान में हो सके, यानी जो समाज के अग्रिम सदस्य थे, समाज के जो वरिष्ठ जिनको हम कह सकते हैं, हैसियत के हिसाब से जो वरिष्ठ कह सकते हैं, कैसे कि पैसे के तरीके से भी, जमीन के तरीके से भी और पढ़े लिखे के आधार पे भी जो अगड़े थे, यानी कि जो आगे थे, उनको संविधान सभा में मत देने का अधिकार हुआ और उन्होंने हिस्सा लिया। तो क्या वो नीचे के तबके के बारे में सोचेंगे?
इसलिए हमारे संविधान को ये कहा गया कि इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी। ये जरूरी है कि हम नुमाइंदगी को दो हिस्सों में फर्क करें। इनमें एक को हम चाहें तो आवाज कह सकते हैं, दूसरे को क्या कह सकते हैं, राय। आवाज मतलब जो जिसकी बात मान ली जाती है। राय जरूरी नहीं है कि राय को माना जाए। आवाज हम जैसे उठाएंगे तो उसकी हमने आवाज उठा दी, क्या हमारी आवाज मान ली जाएगी, सुन ली जाएगी? जरूरी नहीं है। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज से होनी चाहिए, न कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज से। जैसे अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूदगी मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य समिति सीमित मताधिकार में से चुने गए थे, न कि सार्वभौमिक मताधिकार से। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको सीमित मताधिकार के आधार पर, यानी कि जिनके पास अच्छी जमीन थी, यानी कि जो अच्छा टैक्स देते थे, उन लोगों के आधार पर उन्होंने चुना गया था, न कि छोटे से छोटे लोगों के द्वारा चुना गया था। बहरहाल अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब गैर नुमाइंदगी, दूसरे लोगों की नुमाइंदगी नहीं है। यह कहना तो खैर अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि संविधान में सब यानी कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई, लेकिन इसमें सच्चाई का एक पुटोर भी है। यदि हम संविधान सभा में हुई बहस पर, यानी हम जानते हैं कि हर पॉइंटों पर बहस हुई थी, हर मुद्दे पर महीनों तक बहस चली थी, को पढ़े तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर क्या रखी गई, राय। और जब वो राय सब लोगों की एक हो गई तब वो जाके कोई कानून बना। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न तबकों के सरोकारों और हितों को भी आधारित मसले उठाए थे। यानी कि समाज में जो स्थिति थी, ऐसा नहीं है कि अगड़े वर्ग जो संविधान निर्मात्री सभा में था या संविधान में सभा में था तो उन्होंने अपनी ही बात रखी, नहीं, उन्होंने जो समाज के पिछड़ा वर्ग है उसकी बातों को भी वहां उठाया। ये संयोग मात्र है कि आज शहर के नुक्कड़ में पर हमें हाथ में संविधान लिए अंबेडकर की प्रतिमा मिलती है क्या? ये अंबेडकर के प्रति महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है, यह प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनके अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई। हम जानते हैं कि अंबेडकर जी ने हमेशा दलित वर्ग के लिए लड़ाई की और दलित वर्ग मानता भी उनको भगवान है। क्यों ना माने? क्योंकि संविधान में उनको दर्जा दिलाया, आरक्षण दिलाया, ये अंबेडकर जी का ही था। इसलिए दलित जो समाज है उनको अपने एक तरह से पूजता है और हम भी मानते हैं कि ये जो अंबेडकर जी ने दलितों के लिए किया, इसके लिए उन्होंने अपना बार बार बहस की, व्यू रखे, तो ये उनके लिए बेटर था और होना भी चाहिए था। क्योंकि हम जानते हैं कि दलितों का इतिहास में देखा जाए तो हमेशा शोषण होता चला था। इसमें दो आलोचना, अगली आलोचना जो अंतिम आलोचना थी वो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से हमने प्रावधान लिए हैं। इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता सांस्कृतिक भावबोध से इसका मेल नहीं बैठता। कैसे? क्योंकि विदेशों में जो धर्मनिरपेक्षता विदेशों में चल सकती है, हमारे नहीं चल सकती। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं कि भारत में जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता को दिया गया है वो विदेशी धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल अलग है। संविधान सभा में बहुत से सदस्यों ने यह बात उठाई। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्यपरक गतिमति भारत की असली जनता और उसके आचार विचार के सांस्कृतिक मूल्यपरक गतिमति के अनुकूल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे संविधान में विभिन्न देशों की बातें डाली गई हैं वो भारत के अनुकूल नहीं है। लेकिन ये बात सच नहीं है। हम इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि जितनी भी हमारी ये आलोचनाएं हैं, मानते हैं हमारे संविधान में कुछ कमियां हैं, हर इंसान में कमियां होती हैं जिनके लिए हमारे सुधार भी लगातार चलते रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा संविधान जो है विदेशी संविधान है। क्यों संविधान है? हमने विदेशों के संविधानों को पढ़ा जरूर, उनकी अच्छी बातों का एक्सेप्ट किया जरूर, लेकिन पूर्णतः उन बातों को अपने संविधान में नहीं डाला। हमने हमारे संविधान में उन अनुच्छेदों को यानी कि उनके विधानों को अपने अकॉर्डिंग, अपने देश के अकॉर्डिंग संशोधन करके उसमें डाला। अब हम देखते हैं कि ये जो आरोप लगाए गए, हमने 3 पॉइंट देखे ऊपर कि तीनों में आरोप लगाया गया कि भारतीय संविधान विदेशी है, ये ढीला है, इसमें लचर है, तो ये कितने सच है ये हम देखते हैं। भारतीय संविधान आधुनिक और अंशतः पश्चिमी है।
हम कहते हैं कि हमारा पश्चिमी संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने तो लोकतंत्र कभी देखा नहीं था हमारे इतिहास में, हमने इतिहास में नहीं देखा, और पश्चिम में हमने क्या देखा? लोकतंत्र देखा। तो हमने उनके हिसाब से अपने यहाँ लोकतंत्र स्थापित करना चाहा, तो इसके क्या कहा जाता है? इसको पश्चिमी। और आधुनिक तो कहेंगे, क्योंकि हम जो सुधार चाहते हैं हमारे संविधान में तो आधुनिक रूप से कहलाई गई, लेकिन इसमें पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता। पहली बात तो यह कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का न सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया था, बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया था। यानी कि हमारे संविधान निर्माता जो थे, जिन्होंने संविधान बनाया था, उनको रूढ़िवादिता उन्होंने छोड़ दी थी और भारत को एक नए युग में ले जाने के लिए अच्छी बातों को एक्सेप्ट कर लिया था। इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों का विरोध एक तरीका था। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कितनी समाज में बुराइयां थी, आज भी बुराइयां हैं। तो पश्चिम में जब वो बुराइयां नहीं थी तो हमने उनको मान लिया, तो कौन सा हमने क्या विदेशी बन गए? राममोहन राय इस प्रवृत्ति की शुरुआत की। हम देखते हैं राजा राममोहन राय थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। तो उन्होंने वहां से शुरू किया था कि जो भारत में के समाज में बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं, हमने राजा राममोहन राय ने दहेज प्रथा का, जो सती प्रथा का, इन सब का विरोध किया था ना, तो इसके आधार पर उन्होंने शुरुआत वहां से हमारे समाज में सुधार की प्रवृत्ति ला दी थी। आज भी ये प्रवृत्ति दलितों पर लागू होती है। वस्तुतः बहुत पहले, यानी कि 1841 में यह बात जाहिर हो गई, उत्तर भारत के तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले दलित नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। क्यों हिचकिचाएंगे? जब उनकी सुधार का मुद्दा आया, जब उनके कानून के आधार पर उनको आरक्षण का मुद्दा आया, यानी उनको आगे बढ़ने का जब मौका मिलेगा, तो वो उस संविधान को अपनाने से क्यों डरेंगे? यानी कि इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर शुरू कर दिए, क्योंकि जमींदारों ने क्या कर रखा था? सारी जमीन हड़प रखी थी और इन लोगों से काम करा कर अपना घर भरते और इनका शोषण करते। तो इस आधार पर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इनके खिलाफ मुकदमा दायर करना शुरू कर दिया। इस तरह आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हो गया भैया बताओ? इसमें कोई लचीलापन आ गया क्या? नहीं। ये क्या ढीला ढाला हो गया क्या? नहीं। इसमें तो सुधार की गुंजाइश हो गई ना। हम अपने आप को सुधार कर रहे हैं ना, हमारे समाज में सुधार ला रहे हैं ना। किसके आधार पर? जो छोटे और बड़े के आधार पर, ऊंच और नीच के आधार पर जो समाज में असमानताएं थी, उसको खत्म किया जा रहा है ना। तो इसकी आलोचना कैसे? ये निरर्थक हुआ। दूसरे, जब हम पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय संस्कृति व्यवस्था से टकराव की हुआ, तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई। हम जानते हैं कि संकर संस्कृति का मतलब हमारी संस्कृति और विदेशी संस्कृति दोनों का मिक्सअप जो हो गया, और उसके बाद जो संस्कृति निकल के आई, उसको हमने क्या नाम दिया? संकर संस्कृति। यह आधुनिकता से लेने और कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम है। ऐसी प्रक्रिया को न तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता है और न ही देशी परंपरा में। कहने का मतलब हमने पूर्णतः से पश्चिमी संस्कृति को नहीं अपनाया और ना ही हमने हमारी संस्कृति को छोड़ा। हमने इन दोनों संस्कृतियों को मिलान कर दिया। जो हमने संस्कृति मिला करके अलग संस्कृति निकाली, वो ना तो पश्चिम में देखने को मिलती है, ना ही भारतीय पुरानी संस्कृतियों में देखने को मिलती है। पश्चिमी, आधुनिक और विदेशी संस्कृतियां व्यवस्थाओं के संयोग से उत्पन्न बहुमुखी परिघटना में परिकल्पना आधुनिक का चरित्र है। गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर उनको थोपा गई पश्चिमी आधुनिक के खास रूप के बंधनों को भी तोड़ना चाहा। इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे, तो हम मन में ये बात आई कि परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव आना चाहिए। इन दोनों संस्कृतियों को मिला करके जो स्वच्छ संस्कृति निकलती है, उसको हमें निकालना चाहिए। ये संविधान सचेत चयन और अनुकूल का परिणाम है, न कि नकल। यानी हमने कोई नकल नहीं की। जैसे हम कहते हैं कि जिन्स है जो कहाँ से मिली? जिन्स विदेशों से मिली, पश्चिमी सभ्यता से मिली। लेकिन हमने देखा उसने जिन्स तो उन्होंने हमें दे दी, लेकिन उसके साथ में हमने उसको सेटअप करने के लिए हमने अपना कुर्ता दे दिया। कुर्ता किसका है? भारत का है। और जिन्स पे हम जानते हैं कि कुर्ता पहना जाता है। ऐसे इसकी हम सीमाएं देखते हैं। हालांकि हमारे संविधान को इस बात का मतलब नहीं कि भारतीय संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज नहीं कह सकते हम।
क्योंकि हर चीज में गलतियां होती हैं, व्यक्ति में भी गलतियां होती हैं, लेकिन हमारे कहीं उस गलती को सुधारने की गुंजाइश भी हमारे संविधान में दी गई है। जिन सामाजिक परिस्थितियों के इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए ये स्वाभाविक है कि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे रह जाएंगे, क्योंकि उस समय हमारे सामने स्थिति ऐसी थी, एक तो हम पूरी तरह से गरीब थे, बिल्कुल उजड़ चुके थे, दूसरा हमारा बंटवारा का माहौल चल रहा था, तो वैसे ही हम बहुत बड़ी कंडीशन में थे। तो ऐसे में बहुत सारी गलतियां तो रहना स्वाभाविक है, जिनके लेकिन ऐसी बातें बच जाएं जिनके पुनरावलोकन की जरूरत हो। यानी कि ऐसा पॉइंट डाल दिया गया हमारे संविधान में कि इसके आधार पर हम इसको बार बार पुनरावलोकन इसका कर सकते हैं। इस संविधान की बहुत सी ऐसी बातें समय के दबाव में पैदा हुई, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान की कुछ सीमाएं हैं। जैसे पहले यह कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रित है, यानी कि हम किसी भी आधार पर अपने भारत की एकता को नहीं तोड़ सकते। हमने देखा शक्तियों का विभाजन कर रखा है ना, तीन रूप से। कौन कौन से? संघ शक्ति, राज्य सूची और समवर्ती। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगी। और राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा? दोनों बनाएंगे। और इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां जो बच जाती हैं वो भी किसको दे दी गई? केंद्र को। इस आधार पर जब भी ऐसी स्थिति आती है तो राष्ट्र एक हो जाता है, राज्यों को पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं होती है। दूसरे, इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत सी ऐसी गलतियां हो चुकी हैं, जैसे भ्रूण हत्या है, इन पर ज्यादा ध्यान इसमें नहीं दिया गया, लेकिन धीरे धीरे इनके लिए कानून बन रहे हैं ना, समय समय पर कानून बनाए जाते हैं और उसके बाद इन पर अमल किया जाता है। तीसरा कि भारतीय गरीब और विकासशील देशों में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के खंड में क्यों डाल दिया गया? हमें देखा है कि हमारे यहाँ क्या है, मूल अधिकार हैं, फिर नीति निर्देशक तत्व हैं, फिर मूल कर्तव्य हैं। यानी कि मूल अधिकार तो जो 6 हमें हैं, पहले 7 थे अब 6 हैं, उनको तो हमें कानूनी रूप से अधिकार है कि हमें अगर नहीं मिलते हैं तो हम कानून का दरवाजे यानी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। परंतु जो इनके अलावा थे, यानी कि एक राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन किया गया, नीति निर्देशक तत्व जो बनाए गए, उनको हम कानूनी रूप से मांग नहीं सकते। ये थोड़ी सी गलती है कि हम इनको, हालांकि ऐसा नहीं है कि राज्य एक लोक कल्याणकारी कार्य करने में नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना कर सकता है, वो करता है, उनको देखता है, उनके आधार पर अमल करता है और देश में लोक कल्याण कार्य करता है। संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यहाँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क है कि संविधान की सीमाएं इतनी गंभीर नहीं है कि संविधान के दर्शन के लिए खतरा पैदा हो सके। यानी हमें जानते हैं कि हमारे संविधान पूर्णतः से स्वस्थ नहीं है, परंतु फिर भी इसमें ऐसी ज्यादा कमियां नहीं है कि उनमें संशोधन नहीं किया जा सके। इसमें संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो हमारी कमियां आई है, ये हमारे संविधान को किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा नहीं करती। इसीलिए तो आज इतने दिन हो गए कि हमारा संविधान जो है यथावत है, उसमें इतना संशोधन करने की जरूरत नहीं हुई। निष्कर्ष रूप में हम देखा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज, जीवंत हमें पहले ही बता दिया कि हमारे संविधान में समय समय पर इसमें सुधार होते रहते हैं, ये मृत प्राय नहीं है। इसको हमने केंद्रीय विशेषताएं जीवंत बनाती हैं, कानूनी प्रावधान और स्थानीय व्यवस्था समाज की जरूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर भी हैं। हमने जिस इस पुस्तक में देखा संस्थानिक व्यवस्था यानी संस्थानिक व्यवस्था का अध्ययन हमने किया, मूल में है भविष्य के प्रति एक दृष्टि हमने देखी, दृष्टि का सबको सहमति हासिल हमने की। यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई और संविधान सभा ने इस दृष्टि का पुरस्कार किया और इसे विधिक सांस्थानिक रूप प्रदान किया। इस तरह संविधान में यह दृष्टि रूपान्वित हुई। इस प्रकार ये हमारा जो चैप्टर है पूरा हुआ और इसके हमने देखा सन 1950 में इस भारतीय संविधान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे सामने आई। आज इस संविधान के दर्शन को जीवंत रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, यानी कि हमें हमारे संविधान का सम्मान करना चाहिए। हमें हमारे संविधान की हर हालत में इसकी स्वीकृति हमारी होनी चाहिए। आज ये हमारा चैप्टर क्लोज होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराती रहूंगी। इसके बाद मैं अपना अगला जो वीडियो डालूंगी वो अपनी दूसरी बुक्स में से मैं तुम्हें बनाकर डालूंगी। तो अगर तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आ रहे हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें ये मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन देती हूँ। धन्यवाद।